गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः कल का जो वीडियो आपने देखा उसमें 23वां लेसन हमने परसों स्टार्ट किया था, मंडे को। मुख्यतः 23वें लेसन के अंतर्गत अपने राजस्थान के संदर्भ में सिंचाई और पेयजल संबंधी विश्लेषण आपको बताया गया था। प्रारंभ में राजस्थान में विद्यमान सतही जल संसाधन और अपने राजस्थान में भूमिगत जल संसाधन के बारे में अपनी चर्चा हुई थी। कल का वीडियो जो आपने देखा उसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके बारे में आपको बताया गया था। मुख्यतः आज का जो अपना बिंदु है वो है चंबल परियोजना के बारे में। ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुख्यतः चंबल जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। मुख्यतः 1952 से 1954 में इस चंबल परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य 56 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। मुख्यतः दो उद्देश्य थे इसके। एक तो पहला उद्देश्य तो ये कि 56 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करना, और दूसरा चंबल नदी के द्वारा जो विनाशकारी कार्य किया जाता था उस चंबल नदी की विनाश लीला को समाप्त करना, विनाशकारी लीला को समाप्त करना। फिर से देख लो, राजस्थान में चंबल परियोजना मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। मुख्यतः चंबल परियोजना का जो कार्य था वो वर्ष 1952 से 1954 में प्रारंभ हुआ। चंबल परियोजना का मुख्य उद्देश्य 56 लाख जो हेक्टेयर भूमि है इसको सिंचाई सुविधा प्रदान करना, और चंबल नदी की जो विनाशकारी लीला है इस विनाशकारी लीला को समाप्त करना। देखिए, मुख्यतः चंबल परियोजना के अंतर्गत चार बांधों का निर्माण किया गया। ध्यान दीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि चंबल नदी जो परियोजना है इस चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया, तो 4 बांधों का निर्माण किया गया। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। कितने बांध हो गए? 4। चंबल नदी के अंतर्गत या चंबल नदी जो परियोजना है उसमें 4 बांध कौन कौन से? गांधी सागर,
राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। चंबल नदी के 4 बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इनके बारे में जानते हैं। गांधी सागर कहां है? गांधी सागर है मध्य प्रदेश राज्य की भानपुरा तहसील में। गांधी सागर बांध कहां है? मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील में। और इस बांध का निर्माण हुआ था 1960 में, यह बांध बना था। कोई दिक्कत? दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तो मुख्यतः गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे, यानी गांधी सागर जो है उससे 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में एक चूलिया जलप्रपात, चित्तौड़गढ़ में चूलिया जो जलप्रपात है उसके पास में, जलप्रपात के पास कहां? रावत बाटा में। कब बना? 1970 में निर्मित। राणा प्रताप जो सागर बांध है वो गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के पास रावत बाटा में 1970 में बना। फिर है जवाहर सागर, मुख्यतः कोटा के आगे बोरावास गांव में, यानी जो रावतबाटा से लगभग 38 किलोमीटर आगे है, कोटा के पास में बोरावास जो गांव है वहां पर निर्मित है। ठीक है। और एक है कोटा बैराज, मुख्यतः कोटा शहर के पास में। कोटा बैराज कहां है? कोटा शहर के पास में। मुख्यतः कोटा शहर के पास में निर्मित 2 नहरी तंत्र वाला बैराज है। 2 नहरी तंत्र वाला बैराज कैसे? दाई नहर पार्वती व परवर नदी को पार करते हुए मध्य प्रदेश तक, और जो बाई नहर है वो राजस्थान के कोटा व बूंदी जिले में सिंचाई व जलापूर्ति करती है। इस प्रकार कोटा बैराज है वह 2 नहरी तंत्र वाला बांध है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 2 नहरें निकलती हैं। फिर से देख लो एक बार। चंबल परियोजना के अंतर्गत मुख्यतः 4 बांधों का निर्माण किया गया। इन 4 बांधों के अंतर्गत मुख्यतः गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, 4 बांध हो गए। गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील में 1960 में बनाया गया। राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चलते हैं तो चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के पास में रावत बाटा है, वहां पर है, जो कि 1970 में बनाया गया। जवाहर सागर बांध कोटा के आगे बोरावास जो गांव है वहां पर बनाया गया। और कोटा बैराज कोटा शहर के पास में निर्मित 2 नहरी तंत्र वाला बैराज। कोटा बैराज की एक दाई नहर है, एक बाई नहर है।
जो दाई नहर है वो पार्वती और परवन नदी को पार करके मध्य प्रदेश तक जाती है, और जो बाई नहर है वो राजस्थान के कोटा व बूंदी जिले में सिंचाई व जलापूर्ति का कार्य करती है। इस प्रकार चंबल परियोजना के अंतर्गत इन 4 बांधों का निर्माण किया गया। कोई दिक्कत? ये हो गई चंबल परियोजना। आगे ध्यान दीजिए। माही बजाज सागर परियोजना, ध्यान दीजिए। देखिए, मुख्यतः माही बजाज सागर परियोजना अपने राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। मुख्यतः यह परियोजना अपना जो दक्षिणी राजस्थान है, इस दक्षिणी राजस्थान के 2 जिले बांसवाड़ा डूंगरपुर, इन दोनों जिलों के विकास के लिए माही बजाज सागर परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना के अंतर्गत जो गुजरात है, गुजरात की हिस्सेदारी है कितनी? 55%, और अपने राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 45%। यानी माही बजाज सागर परियोजना में 45% हिस्सा तो अपने राजस्थान का है और 55% है वो गुजरात का है। देखो, मुख्यतः बांसवाड़ा जो है, इस बांसवाड़ा का एक क्षेत्र है, गांव है एक, कौन सा गांव? बोराखेड़ा। इस बोराखेड़ा जो गांव है, इसमें माही बजाज सागर बांध बनाया गया। माही बजाज सागर बांध का निर्माण कहां किया गया? बांसवाड़ा के कौन से गांव में? बोराखेड़ा गांव के अंतर्गत किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत जो इस परियोजना का जो कार्य था वो 3 चरणों में पूरा हुआ। पहला चरण ये, बांसवाड़ा का जो बोराखेड़ा गांव है, इसमें माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। दूसरा जो डूंगरपुर है, इस डूंगरपुर के अंतर्गत आनंदपुरी व सागवाड़ा, आनंदपुरी सागवाड़ा, ये 2 नहर। पहला चरण बांसवाड़ा के बोराखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध का निर्माण। दूसरा चरण डूंगरपुर के आनंदपुरी व सागवाड़ा नामक 2 नहरें निकाली गई। और जो तीसरा चरण था, उस तीसरे चरण के अंतर्गत ताप विद्युत ग्रह या विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया, जो कि आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है उनके लिए वरदान है। फिर से देख लो एक बार माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। मैंने बताया था ये 3 परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना, इन तीनों में से एक परियोजना के बारे में जरूर पूछेगा।
देखते हैं माई बजाज सागर परियोजना के बारे में। देखिए, राजस्थान व गुजरात दोनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है माई बजाज सागर परियोजना। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान के दो जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर के विकास के लिए माई बजाज सागर परियोजना है जो इसका विकास किया गया, बनाई गई। माई बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है 45% और गुजरात की हिस्सेदारी है कितनी, 55%। मुख्यतः माई बजाज सागर बांध का जो निर्माण था वो बांसवाड़ा के बोराखेड़ा गांव में किया गया। ये जो माई बजाज सागर जो परियोजना है, इस माई बजाज सागर परियोजना का जो कार्य था वो कार्य 3 चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण ये जिसमें बांसवाड़ा के बोराखेड़ा गांव में माई बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। दूसरा चरण है डूंगरपुर जिले में आनंदपुरी व सागवाड़ा नामक 2 नहरें निकाली गई। तीसरे चरण में 2 विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई। और ये जो परियोजना है माई बजाज सागर परियोजना, ये आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है उस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए मुख्यतः एक वरदान के रूप में है। इस प्रकार माई बजाज सागर परियोजना, आगे ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु सुझाव के बारे में ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, उपलब्ध जल का संरक्षण अति आवश्यक। नंबर 2, भूजल का भूजल का सतर्कतापूर्ण उपयोग। नंबर 3, जल का सघन नियोजन। नंबर 4, आधुनिक तकनीक से जल हानि को कम करना। नंबर 5, फव्वारा सिंचाई विधि व बूंद बूंद सिंचाई विधि को अपनाना।
नंबर 6 सतही जल व भूजल का मिश्रित उपयोग। नंबर 7 विभिन्न परियोजनाओं के रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता। और नंबर 8 चयनित आधार पर नवीन योजनाएं स्वीकार करना। ये मुख्यतः सिंचाई विकास के सुझाव। ध्यान दीजिएगा कि हमारे राजस्थान में सिंचाई के विकास के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाए जाने से राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं का विकास हो सकता है। तो हमारे सामने 8 सुझाव है। पहला सुझाव, उपलब्ध जल का संरक्षण अति आवश्यक। अपने राजस्थान में जल संकट की स्थिति है, तो जितना जल हमारे राजस्थान के अंतर्गत विद्यमान है, जो जल यहां पर अपने यहां विद्यमान है, उस जल का संरक्षण अति आवश्यक है। उपलब्ध जल का यदि संरक्षण किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाएगा, तो निश्चित रूप से सिंचाई में विकास होगा। भूजल का सतर्कतापूर्ण उपयोग ये एक विशेष बात है। कल भी आपको बताया गया था वर्षा जल संग्रहण के बारे में कि अपने राजस्थान में जो कुछ सिंचाई के योग्य जो जल या सिंचाई में काम में लिया जाने वाला जल है, उसका 70% लगभग भूमिगत जल से काम में लिया जाता है। यदि वर्षा जल का संग्रहण कर लिया जाए तो निश्चित रूप से वर्षा जल के संग्रहण के कारण से जो भूमिगत जल का सिंचाई कार्यों के अंतर्गत जो काम में लिया जाता है, वो सिंचाई जल के स्थान पर वर्षा जल को काम में लिया जाने लगेगा। भूमिगत जल है वो बच जाएगा। भूमिगत जल का विवेक और उपयोग करना चाहिए। जल का एक सघन नियोजन योजनाबद्ध तरीके से मुख्यतः जल का उपयोग किया जाना चाहिए। व्यर्थ न बहे, आवश्यकता से अधिक उपयोग न हो, आवश्यक कार्यों के अंतर्गत जल का उपयोग हो, जितनी मात्रा में आवश्यक है उतना ही उपयोग हो। ये सारी बातें जल संरक्षण के लिए आवश्यक है। आधुनिक तकनीक से जल हानि को कम करना। प्राचीन काल के अंतर्गत जो सिंचाई का कार्य होता था वो खुले जल तंत्रों के माध्यम से होता था, जिसमें जल की व्यर्थता बहुत अधिक थी। आधुनिक तकनीक से जल हानि को कम किया जाए, जल को बचाया जाए, जल का संरक्षण किया जाए, ये भी आवश्यक है। और एक वर्तमान में फव्वारा सिंचाई विधि व बूंद बूंद सिंचाई विधि को अपनाना। देखिए, मुख्यतः अपने राजस्थान के अंतर्गत 57.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा अपने राजस्थान की है, जो एक बहुत न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, अपन कह सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत यदि अधिक जल वाली फसलों का उत्पादन किया जा रहा है या सामान्य जल वाली फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, तो उन फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई विधियों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। फव्वारा सिंचाई विधि व बूंद बूंद सिंचाई विधि एक उपयुक्त सिंचाई विधि है, जिसके माध्यम से
फसलों का अच्छा उत्तम गुणवत्ता पूर्वक उत्पादन भी किया जाना संभव है। साथ ही साथ जल संरक्षण भी इससे होता है। सतही जल व भूजल का मिश्रित उपयोग, एक बात सामने आई थी कल कि कृषि कार्यों के अंतर्गत, सिंचाई कार्यों के अंतर्गत भूजल का 70% काम में लिया जाता है। सतही जल बहुत कम काम में लिया जाता है। तो इन दोनों का यदि मिश्रित उपयोग होगा, दोनों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए यदि उपयोग होगा, तो सतही जल व भूजल, इन्हें दोनों का ही संरक्षण हो पाएगा। सातवां, विभिन्न परियोजनाओं के रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता। राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी जल संरक्षण, जल विस्तार या जल की जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ईजीवे में न लेकर के जल संकट को एक विशेष प्रकार की बात या विशेष प्रकार का मुद्दा समझा जाए। जन चेतना कार्यक्रमों के दौरान जल संरक्षण व जल की महत्ता को बताया जाए, जिससे लोगों में जल संरक्षण के लिए जागृति उत्पन्न हो। चयनित आधार पर नवीन योजनाएं स्वीकार करना, अनेक प्रकार की सरकारी योजनाएं राजस्थान जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा जल संरक्षण, जल बचाओ, अनेक प्रकार के कार्य चलाए जाते हैं, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कल आपको बताया भी गया था कि राजस्थान पत्रिका के द्वारा जल संरक्षण का एक विशेष प्रकार का अभियान अमृतम जलम के नाम से राजस्थान पत्रिका के द्वारा जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम, ये एक शानदार प्रयास था, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण के लिए अनेक प्रकार की बातें बताई गई थी। तो ये जल संरक्षण के लिए अति आवश्यक तत्व हैं, जिनके कारण से जल संरक्षण हो सकता है। ये आपका सिंचाई संबंधी बिंदु कंप्लीट। कल अपन देखेंगे राजस्थान के अंतर्गत पेयजल की स्थिति के बारे में। इसके अतिरिक्त कल भी मैंने बताया था, इन वीडियो के बीच में जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे वो किसी भी लेसन के हो, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे उद्योग संबंधी है या अन्य जो भी टॉपिक है, तो बीच में आपको वो भी भेजे जाएंगे, जिसके माध्यम से आप महत्वपूर्ण टॉपिक्स का विशेष अध्ययन कर सको। जैसे मान लीजिएगा आज आपको सिंचाई में पेयजल के बारे में बता दिया गया, कल यदि कोई टॉपिक ऐसा है जो वास्तव में एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो एल्यूमिनियम उद्योग हो या किसी भी टॉपिक का हो, तो उसका वीडियो आप तक भेजा जाएगा। वो वीडियो आप महत्वपूर्ण वीडियो मान करके उसका अध्ययन करें। बाकी कंटिन्यू अपने वीडियो चल रहे हैं। धन्यवाद। आज इतना ही, शेष कल।